हेलो 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 गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। आवाज थोड़ी बढ़ाएंगे, आवाज आवाज बढ़ा दो थोड़ी सी। तो आज से अभी से आपके करियर की एक नई शुरुआत हो सकती है, बशर्ते आप इस पर फिक्स रहें, स्टिक रहें। एक ग्रुप और दो ग्रुप का डिसीजन ऐसा है जो आपको आज भी कंफ्यूज करता है और कल भी करेगा और परसों भी करेगा और एग्जाम के 2 महीने पहले तक करेगा कि हम एक ग्रुप दें या दो ग्रुप दें। जो चीज जितनी आसान होती है उसकी वैल्यू उतनी कम होती है और जो जितनी टफ होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होती है। आपने बीकॉम से सेटिस्फाई नहीं हुए इसलिए आपने सीए जैसा कोर्स ज्वाइन किया, कि बीकॉम जैसी इजी डिग्री लेकर आपका करियर नहीं बनने वाला था, इसलिए आपने कॉमर्स की हाईएस्ट डिग्री सीए सिलेक्ट की, फाउंडेशन क्लियर की। तो वो जो आपका डिसीजन था कि हमको हाईएस्ट डिग्री लेना है, उसमें एक और यहाँ पर एक पड़ाव है, एक स्टेप है जहाँ पर आपको सोचना होगा कि मैं दो ग्रुप दूं या एक ग्रुप दूं, क्योंकि ये डिसाइड करेगा आपकी आर्टिकलशिप। आपकी आर्टिकलशिप डिसाइड करेगा। ये से पहले विंडोज लगा दो और उसके बाद एसी ऑन कर दो, सारे कर्टन लगा दो। यस, तो यदि आप एक ग्रुप देते हैं, आप लिख के रख लो कि आपको मुंबई में तो किसी कंपनी में आर्टिकलशिप मिलने वाली ही नहीं है। इंदौर में भी, इंदौर की भी टॉप 5 कंपनीज आपको बौद्ध ग्रुप के बगैर एंट्री नहीं देगी, क्योंकि उनके पास बौद्ध ग्रुप की लिस्ट काफ़ी बड़ी होती है। तो जब तक आपके बौद्ध ग्रुप क्लियर नहीं होंगे आपको अच्छी कंपनी की आर्टिकलशिप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि हमें कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए मेहनत भी अच्छी करनी होगी। दो ग्रुप देना अपने आप में एक मैनेजमेंट है जो आपको सीखना होगा, टाइम मैनेजमेंट। और मैं आपको बता दूं, जितना परेशान दो ग्रुप वाला होता है एंड टाइम पर, एग्जाम टाइम पर, उतना ही एक ग्रुप वाला भी होता है। एक ग्रुप वाले की हालत भी उतनी खराब होती है, क्या करूं क्या करूं, उसको लगता है भगवान मुझे 10 दिन और मिल जाए एग्जाम के लिए आगे बढ़ जाए। एक ग्रुप देता है, सब्जेक्ट उसके कम होते हैं, तब भी वो ऐसा नहीं कि एक ग्रुप निकाल ही देता है, जबकि दो ग्रुप वाले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, क्योंकि वो शुरू से टाइम मैनेजमेंट उस हिसाब से मैनेज करते हैं कि हमें सब्जेक्ट ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए जो भी है उस पर हम ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करें, बल्कि आज हम उस सेकंड ग्रुप का पहला सब्जेक्ट एडवांस अकाउंट स्टार्ट करें। नाम पता नहीं क्यों आईसीआई ने रखा है एडवांस अकाउंट। एक वक्त था जब हम पढ़ते थे तब अकाउंट और एडवांस अकाउंट अलग अलग नहीं थे, सारे चैप्टर एक ही अकाउंट में थे, ऑल चैप्टर इन वन अकाउंट। बाद में इन्होंने स्टूडेंट को देखते हुए, उनके कंफर्ट को देखते हुए उसी अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट। चैप्टर कुछ अकाउंट में डाल दिए, कुछ एडवांस में डाल दिए। अब फिर से नए सिलेबस में वापस से वही होने वाला है जो हमारे साथ हुआ करता था। एडवांस अकाउंट के सारे चैप्टर मिलाकर फिर से एक सब्जेक्ट बनाया जा रहा है नए सिलेबस में, जैसा कि प्रपोज्ड है और जिसके एप्लीकेबल होने की पूरी चांस है। आपके बाद वाले जो स्टूडेंट आएंगे, शायद ये नेक्स्ट बेच तो शायद ओल्ड सिलेबस में कवर हो, पर उसकी नेक्स्ट बेच जो होगी फाउंडेशन की, वो नए सिलेबस में होगी और उसको ये पूरा अकाउंट और एडवांस अकाउंट एक ही अकाउंट में पढ़ना होगा। ये बात जरूर है कि कुछ चैप्टर वो कम कर देंगे दोनों के मिलाकर, लेकिन ये सारे चैप्टर फर्स्ट ग्रुप में आ जाएंगे, अकाउंट में आ जाएंगे। तब तो फिर यही तो कुछ भी नहीं है कि इसका नाम एडवांस क्यों है, कोई पता नहीं मुझे, क्योंकि जो चैप्टर सेकंड ग्रुप में थे पहले, और ये भी हुआ है सेकंड ग्रुप के चैप्टर उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में डाल दिए, फर्स्ट के सेकंड में डाल दिए, ऐसा चलता रहा। जब भी आईसीआई को इच्छा होती कि सिलेबस चेंज करना, तो क्या करो, इधर की चीज उधर डाल दो, उधर की चीज इधर डाल दो, ये नया सिलेबस आ गया। फर्स्ट ग्रुप के अकाउंट के चैप्टर उठा के सेकंड में डाल दिए, सेकंड के फर्स्ट में डाल दिए। कुछ चैप्टर और बड़ा चेंज होना है तो फाउंडेशन के चैप्टर उठा के इंटर में डाल दो, इंटर के फाउंडेशन में डाल दो, कुछ चैप्टर हटा दिए। तो ये
अभी भी सिलेबस वेल डिफाइंड मेरे हिसाब से तो नहीं है, शायद अगले सिलेबस में हो जाए, पर जो भी है हमें तो अभी से बगैर टाइम वेस्ट किए एक नया, मतलब एक आपके लिए एक नई करियर की नई स्टेप है, 2 ग्रुप की दिशा में जो आपकी पहली स्टेप है, इस पर आप फिक्स रहिए, अपने टाइम को मैनेज कीजिए। घर जाने के बाद थोड़ा रिलैक्स होकर आपको अपने टाइम को इस तरह से मैनेज करना है कि इस अगले जो टाइम बचे हैं आपके पास कुछ महीने, उनमें आप अपने टाइम का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, और वो भी इन ए सिस्टमेटिक मैनर, प्लान वे में। तो चलिए हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंट का सेकंड पार्ट, जिसको आईसीआई ने कहा है एडवांस अकाउंट, पर ये एडवांस कतई नहीं है। हम इस अकाउंट का पहला चैप्टर ही आज से शुरू कर देते हैं, क्योंकि कोई बैकग्राउंड की जरूरत नहीं। इवन मैं आपको सिलेबस बताने की मूड में भी नहीं हूं कि इसमें ये चैप्टर है, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, बता दूंगा कभी भी। हम तो सीधे पहला चैप्टर शुरू कर देते हैं, और आप भी शायद इसी मूड में होंगे। क्या करोगे सिलेबस जान के, वो तो आप ही पढ़ लोगे कि सिलेबस में क्या क्या है। हाँ, सिलेबस में जो सबसे टेक्निकल चैप्टर है, जो सीए फाइनल से उठाकर इंटर में लाया गया, वो है कंसोलिडेशन, यानी होल्डिंग कंपनी। और मैं मानता हूं कि अकाउंट्स के अंदर सबसे अच्छा चैप्टर मेरा कोई है कमांडिंग, जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता पूरे इंडिया में, वो मेरा कंसोलिडेशन है। पर उसके बाद भी यदि आप मेरी प्रैक्टिस फॉलो नहीं करेंगे, मेरी प्रैक्टिस फॉलो करेंगे तो एक शॉट में आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, और नहीं करोगे तो वो आपको चैप्टर छोड़ना ही होगा। सीए फाइल में कई बच्चे वो चैप्टर छोड़ जाते थे। अब तो उसको काफ़ी उन्होंने वहाँ से हटा कर यहाँ डाल दिया, वहाँ ए पार्ट रख लिया, थ्योरी पार्ट रख लिया, प्रैक्टिकल यहाँ डाल दिया। मेरे किस इंदौर की एक स्टूडेंट थी, इंदौर की नहीं थी, वो चेन्नई की थी, उसके फादर इंदौर के थे, उसके दादा इंदौर के थे, वो हमारे कनेक्टेड थी। मेरी सिस्टर उनके यहाँ जॉब करती थी। तो वो लड़की जो चेन्नई की थी, वो फाइनल में जब होल्डिंग हुआ करता था, कंसल्टेशन होता था, तो बार बार फेल हो रही थी। 2 अटेम्प्ट में फेल हो गई वो फाइनल के अंदर, जबकि वो अच्छी स्टूडेंट थी। फाइनल के फर्स्ट ग्रुप में अकाउंट जहाँ था वो 2 बार फेल हो गई। उसके फादर मेरे पास लेके आए किसी के सोर्स से कि भाई इंदौर में क्लासेस है, और वो भी फादर इंदौर को बिलोंग करते थे, तो वो लेके आए, जबकि वो यहाँ पढ़ी नहीं थी। उसको मैंने पूछा कि भाई क्यों फेल हो रही थी, बोले मुझे होल्डिंग नहीं बनता। तो उसको मैंने होल्डिंग का एक क्वेश्चन कराया, क्योंकि उसको होल्डिंग आता था पर उसका तरीका पता नहीं था। उसको मैंने अपने तरीके से 1 या 2 क्वेश्चन मैंने उसको कराए, तब जबकि मैं फाइनल पढ़ाना छोड़ चुका था, तब मैंने उसको होल्डिंग बताया। और फिर मैंने उसको बताया कि ये सारे क्वेश्चन आप इस पैटर्न से करो। कॉन्सेप्ट उसके क्लियर थे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी क्वेश्चन का पैटर्न क्लियर नहीं था कि पैटर्न क्या है, मतलब कैसे करना चाहिए। उसकी बैलेंस शीट कभी टेली नहीं होती थी। उसको मैंने जो तरीका बताया, उसके बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होकर के सीए बनी। तो मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट कई चीज़ें होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी भी, पर उस कॉन्सेप्ट को आप एग्जाम में कैसे यूटिलाइज करते हैं, उसका पैटर्न, उसका मेथडोलॉजी क्या है चैप्टर को, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे पास है उस चैप्टर की, यदि आप उसका बेनिफिट लेना चाहो तो आपको तो ये सोचना चाहिए कि वो चैप्टर एसआई की एग्जाम में आएगा, सबसे पहले हम वही करेंगे, क्योंकि वो चैप्टर और कोई नहीं कर पाएगा, हम कर पाएंगे। तो वो चैप्टर है अमालगमेशन, एक चैप्टर है जो बहुत टेक्निकल है, और जिसमें तो मतलब मैं मानता हूँ कि चैप्टर जितना टफ होता है मुझे उतना पढ़ाने में मज़ा आता है, और मेरी एक्सपर्टाइज भी उसमें ज़्यादा होती है। मुझे मज़ा किस में नहीं आता, जो फॉर्मेट ओरिएंटेड है, जिसमें फॉर्मेट है, मतलब बस वही चीज़ें होती है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं एक चैप्टर जो इजी वाला है। तो हम एक चैप्टर का शुरुआत करते हैं। इजी चैप्टर है या जो भी मान लो अच्छा चैप्टर है, एग्जाम के हिसाब से सभी इंपॉर्टेंट है। मुझे तो लग रहा है कि एडवांस के अंदर चैप्टर इतने लिमिटेड है कि हर चैप्टर एग्जाम में आता है। ये क्या कहूँ कि ये आता है कि नहीं आता है, हर चैप्टर एग्जाम में आता है, क्योंकि सारे ही चैप्टर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर ही लिमिटेड है। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला चैप्टर, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी का रिकंस्ट्रक्शन। तो हम चैप्टर का नाम लिखते हैं, चैप्टर का नाम वैसे तो होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। यस बेटा, पीडीएफ भेज दूंगा मैं सब बता दूंगा बेटा आपको मैं चैप्टर के नाम वगैरह। अभी तो हम पढ़ लें, फिर देख लेंगे कभी भी। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी हमारा पहला चैप्टर है, जो आसान भी है मेरे हिसाब से। तो इसमें
टेक्निकल ज़्यादा कुछ नहीं, बस क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से है, उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देना है, एक एक शब्द को चबा चबा के पढ़ना पड़ेगा, कॉमा फिल स्टॉप का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यदि ये चैप्टर आपको इस पर ग्रिप बनानी है तो क्वेश्चन को पढ़ना सीख लो। बस आधा काम क्वेश्चन को पढ़ना है और बचा आधा काम क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या होगा बताता हूं मैं। तो पहला इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, पहले हम पढ़ेंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है। कंपनी का रिकॉन्स्ट्रक्शन यानी रिनोवेशन। जैसे एक मकान पुराना हो जाता है तो वो मांगता है रिनोवेशन। जैसे ये बिल्डिंग बेटा 10 साल पुरानी हो चुकी है, तो इस बिल्डिंग को जिसमें आप बैठे हैं ये 10-11 साल हो चुकी है बेटा। 2008-9 में बनी थी ये, गिन लो कितने साल हो गए, 2008-9 में बनी है, इतने साल हो चुके। तो बेटा अब इसमें रिनोवेशन की जरूरत पड़ती है। विंडोज़ खराब हो चुकी है, उसको बदलवाना है, डोर्स के अंदर से चेंजेस करने हैं, कहीं रिपेयर शिपेयर है। तो हम बिल्डिंग वही है, बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिल्डिंग को डिसमेंटल नहीं कर रहे बल्कि इसी बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं। डोर्स बदल सकते हैं, विंडोज़ बदल सकते हैं, लाइंस इलेक्ट्रिक लाइन बदल सकते हैं, और कुछ चीज़ तोड़कर जो प्लास्टर यदि ठीक कहीं उखड़ गया तो उसको रीप्लास्टर कर सकते हैं, कलर ख़राब है तो कलर ठीक कर सकते हैं। ऐसे कई सारे चेंजेस जो करने पड़ेंगे। तो बिल्डिंग वही रहेगी लेकिन बिल्डिंग के अंदर जो चेंजेस करेंगे, तो ये रिनोवेशन हो गया। ये है इंटरनल, बिल्डिंग के अंदर ही चेंजेस करना। तो क्या हो गया ये, जब एक बिल्डिंग पुरानी और ख़राब हो जाए तो उसमें चेंजेस लाने के लिए, उसको वर्केबल कंडीशन में लाने के लिए, उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए जो चेंजेस किए जाते हैं उसको बोलते हैं रिनोवेशन। रिनोवेशन को ही यहाँ बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। लेकिन यदि तो ये जो हम बिल्डिंग वही की वही बनाए रखें और चेंजेस इसी के अंदर करें तो ये है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। बिल्डिंग के अंदर ही चेंजेस कर रहे हैं, बिल्डिंग में चेंजेस नहीं करें, बिल्डिंग वही है, स्ट्रक्चर वही है, उसी में चेंजेस करें तो वो हुआ इंटरनल। लेकिन बिल्डिंग इतनी खराब है, या कई बार तो क्या होता है बिल्डिंग मान लो 70 साल पुरानी है, तो आप इतनी पुरानी तो नहीं हुई अभी आपके पोते जब पढ़ने आएंगे तब ये हो चुकी होगी, पोते पोतियाँ 70 साल की बिल्डिंग हो चुकी होगी। तब क्या होगा, हो सकता है कि बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ऐसा हो जाए कि इसको रिनोवेशन करने की बजाय क्या लगे कि इस बिल्डिंग को पूरा तोड़ दो, डिसमेंटल कर दो, उसको प्लॉट में कन्वर्ट कर दो और फिर से नई बिल्डिंग बनाओ। तो वो क्या होगा, वो भी एक क्या है, आप पुरानी बिल्डिंग तोड़कर नई बिल्डिंग बनाए है, वो भी रिकंस्ट्रक्शन, पर वो कहा जाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि आपने बिल्डिंग वही की वही नहीं रखी बल्कि तोड़ के नहीं बनाती। तो ऐसा कंपनी में भी होता है। हम अब कंपनी की बात करें, कॉर्पोरेट रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। एक कंपनी है, वो उसके अंदर, अब देखिए हम चूंकि पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, तो हमारा तो मतलब अकाउंट से है। कंपनी की स्थिति ठीक नहीं है, कंपनी की बुक्स ठीक नहीं है। अब वो क्या, कंपनी की बुक्स में कई सारे ऐसी चीज़ें हैं, कंपनी के अकाउंट्स में, बुक्स में, बैलेंस शीट में ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें चेंज करना है, बैलेंस शीट के आइटम्स को हटाना है, कुछ चेंजेस करना है। जैसे नंबर 1 क्या है, बिल्डिंग की दशा खराब, कंपनी की दशा खराब है, कंपनी की बैलेंस शीट की दशा खराब है। और वो बैलेंस शीट, जब कंपनी की इतनी खराब है बैलेंस शीट, जिसको मार्केट में दिखाएंगे तो कंपनी की इमेज बर्बाद हो जाएगी और कंपनी में बहुत मुश्किल आ जाएगी। यदि कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, वही बैलेंस शीट मार्केट में चली गई तो मार्केट में तकलीफें शुरू हो जाएगी कंपनी के लिए। मैं बताता हूँ वो कैसे। तो यदि कंपनी की बैलेंस शीट में कई सारी तकलीफें हैं, मैं बताता हूँ वो तकलीफें क्या क्या हैं, तो वो उनको हटाकर सारे चेंजेस लाकर एक नई बैलेंस शीट बनाना, बुक्स में चेंजेस लाना, उसी को बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन। नंबर 1 क्या होता है, देखो समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग जो कंपनी की बैलेंस शीट में दिख रही है, बिल्डिंग जो बुक्स में है, वो बिल्डिंग बुक्स में दिख रही है सिर्फ 70 लाख की, 70 लाख की बिल्डिंग दिख रही है बुक्स में, लेकिन उसकी वैल्यू तो अभी 70 लाख नहीं 20 करोड़ है। क्या पॉसिबल है कि नहीं? आपको पता है प्रॉपर्टी के वैल्यू में अनाप शनाप चेंजेस हुए हैं। 70 लाख की बिल्डिंग बुक्स में है हिस्टोरिकल कॉस्ट पर, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू आज 20 करोड़ है। लेकिन हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि बिल्डिंग को 70 लाख कॉस्ट पे चलने दो, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलने दो, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलने दो, ये हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट कहता है। लेकिन मार्केट में जब बैलेंस शीट जाएगी तो लोग क्या देखेंगे, बिल्डिंग कितने की, कंपनी में एसेट कितने की है, 70 लाख की एसेट दिखाई देगी, जबकि उसकी रियल वर्थ तो क्या बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है, 70 लाख पे बिल्डिंग दिख रही है जबकि उसकी वर्थ 20 करोड़ है। मुंबई की कंपनी है, हमारे पास बैलेंस शीट आएगी तो हम तो कहेंगे बिल्डिंग 70 लाख की है, भाई इसके पास तो एसेट बहुत कम है, जबकि उसकी वैल्यू 20 करोड़ है। तो सही बैलेंस शीट सही
सिचुएशन डिस्क्लोज नहीं कर रही। तो अब लेकिन हमारा अकाउंट्स परमिट नहीं करता कि बिल्डिंग को करंट मार्केट वैल्यू पे लाया जाए। हमारा अकाउंट कहता है इट शुड बी एट हिस्टोरिकल कॉस्ट, 70 पे चलने दो, 70 पे चलने दो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे चलने दो। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपने 11 में पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि एवरीथिंग शुड बी एट कॉस्ट, तो 70 पे चलने दिया जाएगा एज पर हमारा कॉस्ट, जो आपका कॉस्ट कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है। यदि मार्केट में बैलेंस शीट की सही पोजीशन दिखानी है तो हमें उसको 70 लाख से 20 करोड़ पे लाना पड़ेगा। तो कंपनी क्या करेगी, उस बिल्डिंग को रिवैल्यू करेगी, बिल्डिंग को रिवैल्यू करके 70 लाख से 20 करोड़ पे लाएगी। और ये मैंने जो चेंज बताया, ये जो 70 लाख से उसको 20 करोड़ पे लाना है, उस वक्त सिर्फ एक असेट नहीं होगी, कंपनी में ढेरों असेट होगी। तो मैंने सिर्फ बिल्डिंग का एग्जांपल लिया, कंपनी में प्लांट मशीनरी भी होगी। प्लांट मशीनरी बिल्डिंग बुक्स में 5 करोड़ की है, 5 करोड़ की प्लांट मशीनरी है, पर उसकी वर्थ 1 करोड़ से ऊपर नहीं है। जब आप बिल्डिंग को वैल्यू बढ़ा के लोगे तो प्लांट की वैल्यू भी 5 करोड़ से 1 करोड़ रहेगी, तो उसको आपको डाउन भी करना पड़ेगा। तो आप सारी चीजें एक साथ करो ना, सिर्फ एक असेट को रिवैल्यू करो और दूसरी को रिवैल्यू करो, ये भी तरीका ठीक नहीं। तो क्या होता है बिल्डिंग में, अच्छा उसके अलावा और भी चेंजेस जैसे कि कंपनी के डिवेंचर हैं, अभी उनको रिडम्पशन में 5 साल और बचे हैं, 5 साल और बचे हैं, और उन पर इंटरेस्ट की रेट 8% है, 8%। जब डिवेंचर इश्यू हुए थे तो मार्केट में रेट 8% थी, पर कंपनी की हालत खराब है, कंपनी बोली हम 8% ब्याज नहीं दे पाएंगे, हम तो 6 से ऊपर नहीं दे पाएंगे। तो डिवेंचर होल्डर से कॉम्प्रोमाइज किया गया, डिवेंचर होल्डर चलो ठीक है बोले 6% दे देना, तो 8% डिवेंचर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 6% में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये लायबिलिटी की शर्तों में परिवर्तन हो रहा है, ये भी चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कंपनी की हालत खराब है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चेंज तो मैं बताना आपको बाकी है, वो बताता हूं मैं आपको। तो ये जो सारे चेंजेस है, असेट को रिवैल्यू करना, मतलब असेट की वैल्यू बढ़ाना, किसी असेट की वैल्यू घटाना, कंपनी की जो लायबिलिटी उनकी शर्तों में, या और भी जैसे कि कंपनी के क्रेडिटर हैं, क्रेडिटर सप्लायर जिनको कंपनी को 25 करोड़ देना है, पर कंपनी की हालत खराब है, 25 करोड़ नहीं दे पा रही। और आपको पता है आज तो ऐसा है कि 25 करोड़ वाले क्रेडिटर जिसको कंपनी ने जिनसे माल खरीदा वो कोर्ट पहुंच जाए। आपको पता होगा नया एक्ट है इंसॉल्वेंसी एक्ट, है ना, इंसॉल्वेंसी एक्ट नया है ना। अब यदि कोई भी क्रेडिटर पहुंच गया इंसॉल्वेंसी एक्ट के अंदर, इंसॉल्वेंसी एक्ट में पहुंच गया, तो वो कंपनी को वाइंड अप करवा देगा, कंपनी को बंद करवा देगा। वो इंसॉल्वेंसी एक्ट क्या बोलेगा कंपनी को, इनके डेब्ट चुकाओ, नहीं चुकाते हो तो कंपनी बंद करो, असेट बेचो और असेट से लायबिलिटी चुकाओ। कंपनी बंद करने की नौबत करवा सकता है क्रेडिटर। आज के सीन में, आज के सिनेरियो में, आज की जो सिचुएशन है उसमें वो एक बहुत पावरफुल हो गया, जो कंपनी पर लगाम लगाता है कि कंपनी अपने डेब्ट को पे ऑफ करे, नहीं तो कंपनी बंद कर दी जाएगी। वो इंसॉल्वेंसी एक्ट कितना आ चुका है, शायद आपको नॉलेज होगा, पता नहीं है, ठीक है। तो अब जो भी है, तो क्रेडिटर कंपनी, जो कंपनी के क्रेडिटर हैं, यदि वो कोर्ट पहुंच गए, वो एक्ट में उन्होंने अप्लाई कर दिया, तो कंपनी बंद होने की नौबत आ जाएगी। उनसे बात की गई, भाई क्रेडिटर लोग तुम कंपनी बंद करवा दोगे, इससे अच्छा है तुम 4 साल का हमें टाइम दे दो। वो क्रेडिटर जिसको पेमेंट 4 दिन बाद करना था, 2 दिन 10 दिन बाद करना था, कई दिनों से मांग रहे हैं, हम दे नहीं पा रहे हैं, उनको हमने कहा कि तुम 4 साल का हमें टाइम दे दो, तब तक हम तुम्हें 7% इंटरेस्ट या 5% इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो वो अपने क्रेडिटर को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, क्रेडिटर को वो लॉन्ग टर्म लोन में कन्वर्ट करना चाहती है कंपनी, कि तुम क्रेडिटर अभी पैसा मत लो, 4 साल बाद ले लेना, तब हम तुम्हें 5% ब्याज देते रहेंगे इस डेप पर, तो तुम अपने शॉर्ट टर्म डेप को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर दो। ये भी जरूरत पड़ रही है कंपनी को। तो ये सब किस में होगा, ये सारी चीजें, असेट को रिवैल्यू करना, असेट को वैल्यू डाउन करना, लायबिलिटी की कंडीशन में चेंजेस करना, जैसे शॉर्ट टर्म डेट को आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, उसकी इंटरेस्ट रेट में चेंज कर रहे हो सकता है कुछ क्रेडिटर वेव भी कर दे। क्रेडिटर को ये कहा कि भाई देखो हमें तुमको देना है 25 करोड़, पर हम तुम्हें 25 करोड़ नहीं दे पाएंगे, हम तुमको ऐसा करते हैं तुम सेटलमेंट कर लो 15 करोड़ में, 15 करोड़ लो और रफा दफा हो जाओ और कंसेंट दे दो कि हाँ तुम्हारा फुल एंड फाइनल पेमेंट हो गया। क्रेडिटर सोचते कि चलो 25 में से 15 तो मिल रहा है, लेके निकल लो, तो 15 करोड़ में ही सेटल कर लिया क्रेडिटर को। तो ये सब चीज़ें जो होनी है कंपनी में, कंपनी की हालत खराब है, कंपनी की दशा ठीक नहीं है, उस केस में ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो सकता
कि बस कंपनी ने कर लिया, उसके लिए क्या करना पड़ता है? कंपनी को ये सारे चेंजेस करने के लिए कोर्ट में स्कीम प्रोड्यूस करनी पड़ती है, एक स्कीम बनानी पड़ती है कि हम ये करना चाहते हैं, बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, प्लांट की वैल्यू कम करना चाहते हैं, ये स्टॉक खराब हो गया इसको राइट अप करना चाहते हैं, ये डेटर डूब चुके हैं इसको हम राइट अप करना चाहते हैं, ये हमारे क्रेडिटर हैं इनकी वैल्यू हम डाउन करना चाहते हैं, इनका हम सेटलमेंट करना चाहते हैं, ये डिवेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट रेट 8 से घटाकर 6 करना चाहते हैं, और भी सारी चेंजेस, और भी कई सारे चेंजेस जो मैं बताऊंगा, खास अभी तो बचे हैं। ये सारे चेंजेस कंपनी अपने मन से खुद, मतलब सी मोटो अपनी इच्छा से खुद नहीं कर सकती, बल्कि इसके चेंजेस के लिए इसको कोर्ट में जाकर अप्लाई करना पड़ता है, कि स्कीम बनानी पड़ती है। वही स्कीम होती है रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। कंपनी का पुनर्निर्माण, जो कंपनी की हालत खराब है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना। बैलेंस शीट जो पहले की होगी और बाद की होगी, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। पहले वाली बैलेंस शीट बहुत अलग थी और इसके बाद वाली बैलेंस शीट बहुत अलग होगी, तो वो बैलेंस शीट मार्केट में जाएगी तो तकलीफ नहीं होगी। तो कंपनी की बैलेंस शीट में सो मेनी चेंजेस करना, कई सारे चेंजेस करना, उसी को कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी का पुनर्निर्माण, रीऑर्गेनाइजिंग कंपनी या रीस्ट्रक्चरिंग द कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना या रीस्ट्रक्चर करना, इसी को कहा जाता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने बताया ही नहीं, जो मैं बताऊंगा अब, क्या जरूरत पड़ती है कंपनी को ये रिकंस्ट्रक्शन की। तो उसके लिए मैं आपको समझता हूं। आपके सामने सबसे पहले ये मैंने रखी बैलेंस शीट नंबर 1। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। इस बैलेंस शीट में ये कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 40 लाख एट द रेट ऑफ 100, मतलब कंपनी के 40,000 शेयर हैं 100 वाले। यहां कंपनी की लायबिलिटी से 80 लाख, और यहां कंपनी की असेट है, और यहां कंपनी का P&L है। ये बैलेंस शीट है। कंपनी में ये पोजीशन है। कंपनी की पोजीशन ये है। इसको मैं और इजी करके बताऊंगा आपको, इसको और मैं इजी करूंगा। देखिए नंबर 1, ये 30 लाख का जो लॉस है, 30 लाख का लॉस है, क्या प्रोप्राइटी में लॉस बैलेंस शीट में दिखाई देता है? प्रोप्राइटी में लॉस बैलेंस शीट में दिखाई देता है? क्या होता है प्रोप्राइटी में? प्रोप्राइटी या पार्टनरशिप में जो लॉस होता है वो कैपिटल से एडजस्ट होता है, कैपिटल कम होकर आ जाती है, पर लॉस बैलेंस शीट में अपेयर नहीं होता। असेट में लॉस दिखता नहीं, बल्कि उसको कैपिटल, यदि आज ये बैलेंस शीट किसी प्रोवाइडर की होती, कम पार्टनरशिप की होती, तो ये लॉस हम कैपिटल में एडजस्ट करते थे और कैपिटल कितनी दिखाते। यदि ये बैलेंस शीट किसी प्रोप्राइटर या फर्म की होती तो हम कैपिटल कितनी दिखाते। लेकिन कंपनी में क्या होता है, शेयर कैपिटल से लॉस एडजस्ट नहीं होता, शेयर कैपिटल अलग है, और P&L में जो डेबिट बैलेंस है दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ कंपनी, वो कंपनी में अलग चलते रहेंगे। 30 लाख के एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये 30 लाख के लॉस पड़ा रहेगा कंपनी में। और मार्केट में बैलेंस शीट जाएगी ये लॉस बैलेंस शीट में है। अच्छा, ये लॉस बैलेंस शीट से कब हटेगा? सालों लगेंगे। अभी तो लॉस है, हो सकता है अगले साल फिर लॉस हो तो ये और बैलेंस बढ़ेगा। अरे अगले साल थोड़ा प्रॉफिट भी हो गया तो कोई प्रॉफिट अनाप शनाप में एक साल में तो नहीं होगा, प्रॉफिट होगा तो थोड़ा होगा। ये लॉस को बैलेंस शीट से हटने में शायद 5-6 साल तो लग ही जाएंगे। तब तक तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी। कैसे बर्बाद हो जाएगी? ये लॉस यदि बैलेंस शीट का मार्केट में जाएगा, बैलेंस शीट में ये लॉस अपेयर होता रहेगा, तो आउटसाइडर इस बैलेंस शीट को देखकर क्या समझेंगे? कंपनी लॉस में है। उससे नुकसान क्या है? लोग जो उधार माल बेच रहे हैं कंपनी को, जो क्रेडिट दे रहे हैं, वो क्रेडिट देना कंपनी को बोलेंगे भाई हम तुम्हें उधार माल बेचेंगे। कल को तुमने उधार माल तुम्हें बेचा और कंपनी तो लॉस में है, हमारा पैसा डूब जाएगा, कंपनी को उधार माल नहीं बेचेगा। और आप जानते हैं बड़ा से बड़ा बिजनेस भी उधारी पे ही चलता है, क्रेडिट पे ही चलता है, कैश में कोई बिजनेस नहीं होते, सारे बिजनेस क्रेडिट पे चलते हैं। तो यदि इसको क्रेडिट मिलना बंद हो गई तो ये बिजनेस तकलीफ में आ जाएगा। लोग बोलेंगे हम तुम्हें उधार नहीं बेचेंगे, नगद बेचेंगे जरूर, पर नगद, और नगद कोई
बिजनेस होता है क्या, तो ये कंपनी मुश्किल में आ जाएगी, इसका ट्रेड रुक जाएगा, नंबर 1। दूसरा, कोई नया एम्प्लॉई इस कंपनी में ज्वाइन करेगा क्या? नया एम्प्लॉई इस कंपनी की बजाय किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जाएगा कि इसमें उसका फ्यूचर सेफ, कंपनी लॉस में है तो क्या तो मुझे सैलरी देगी और क्या तो मुझे ग्रोथ देगी, क्या मेरा इंक्रीमेंट देगी, ऐसी कंपनी से अच्छा है किसी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में जाओ। ये भी दिक्कत है। इवन उल्टा, जो हमारे यहाँ के स्किल्ड अच्छे एम्प्लॉय हैं वो क्या सोचेंगे, क्या कंपनी लॉस में है, कल को बंद ना हो जाए, जैसी मौका मिलेगा वो दूसरी कंपनी में चले जाएंगे, स्विच मतलब वो स्विच कर लेंगे, अच्छी कंपनी ढूंढकर तुरंत वहां चलाएंगे, तो कंपनी को नया स्टाफ मिलना बंद हो जाएगा, कंपनी का अच्छा स्टाफ यहां से चला जाएगा। तीसरा, लॉस देखकर शेयर मार्केट में शेयर्स के रेट कम हो जाएंगे, उससे शेयर को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि वो शेयर बेचने जाएंगे तो उन्हें कम वैल्यू मिलेगी, ये भी घाटा है। चौथा, कंपनी मार्केट में फाइनेंस लेने जाएगी, लोन लेने जाएगी, जिससे लोन नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत हाई रेट पर मिलेगा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन नहीं देगा, कोई प्राइवेट में लोन लेने जाएंगे तो लोन दे सकते हैं लेकिन रेट बहुत हाई होगी। ये सारी तकलीफें हैं। ये लॉस कोई साधारण आइटम नहीं जो अर्सेट में दिखाई दे रहा है, ये तबाही मचा देगा कंपनी में, कंपनी का फ्यूचर बर्बाद कर देगा। तो अब ये लॉस हटाना है, ये लॉस हटाने का काम भी इसी स्कीम में होता है। कैसे हटाएंगे ये लॉस, अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, अल्टीमेटली ये लॉस यदि हटाना है तो आप ये लॉस एक बियर कौन करेगा फाइनली, आउटसाइडर मतलब लाइबिलिटी वाले लॉस बियर करेंगे या इक्विटी शेयरहोल्डर, तो अल्टीमेटली ये लॉस इक्विटी शेयर को बियर करना है। तो जो हम यूजुअली करते थे ऑनरशिप में, प्रोप्राइटी में या पार्टनरशिप में, कि लॉस को केवल से एडजस्ट कर दो, तो यहाँ पर कोर्ट की परमिशन लेकर, ट्रिब्यूनल की परमिशन लेकर, ट्रिब्यूनल से पूछकर ये लॉस कैपिटल से एडजस्ट किया जा सकता है। ये लॉस हटा दिया जाएगा, एलिमिनेट किया जाएगा बाय रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को क्या किया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, इस लॉस को शेयर कैपिटल से सेट ऑफ कर दिया जाएगा, तो हमारा लॉस एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन शेयर कैपिटल कितनी बचेगी उसके बाद, 10 लाख, लेकिन कम से कम वैसे भी तो ये सब चीज जो इस लॉस को एलिमिनेट करने के लिए, इस लॉस को बुक से हटाने या एलिमिनेट करने के लिए, शेयर कैपिटल में रिडक्शन भी करने के लिए ट्रिब्यूनल से परमिशन लगेगी। और ये सारे चेंजेस जो कंपनी करना चाहती है ये अंडर वन स्कीम होंगे। असेट को रिवैल्यू करना, लॉसेज एलिमिनेट करना, शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, लायबिलिटी के टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करना, ये सब कुछ होगा अंडर वन स्कीम जिसका नाम है रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। ठीक है, हाँ, तो ये तो मैंने बताया, इसको आपको देखकर अब मैं आपको बताना चाहूंगा यही शेयर कैपिटल रिडक्शन का एक और एग्जांपल देखिए। ये कंपनी की बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट में कंपनी की शेयर कैपिटल 50 लाख है एट द रेट ऑफ 100। कंपनी ने इसमें से खरीद ली लैंड एंड बिल्डिंग, बनवा लिए, खरीद ली 50 लाख की। कंपनी की शेयर कैपिटल अभी लगी हुई है लैंड बिल्डिंग में, कंपनी की असेट लगी है लैंड एंड बिल्डिंग में 50 लाख। ये इसमें 10 लाख तो लैंड है और 40 लाख की बिल्डिंग है। 10 लाख रुपीस की इसमें जमीन है और 40 लाख का उस पर कंस्ट्रक्शन है, तो ये लैंड बिल्डिंग हुई 50 लाख। मान लो ये जो लैंड बिल्डिंग थी किसी जापान में है, या आपको सुना ना वहाँ अर्थक्वेक बहुत आते हैं, कुछ कंट्री ऐसी है ना जहाँ पर अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि जापान, वहाँ पर बहुत ज़्यादा होते हैं, और इंडोनेशिया उधर भी काफ़ी। पर चलो ये 50 लाख की कोई लैंड बिल्डिंग है, यहाँ पर डायरेक्टर ने 50 लाख कहाँ लगा रखा है, कंपनी ने 50 लाख कहाँ रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग में। 10 लाख लगा है लैंड में, 40 लाख लगा है बिल्डिंग में, तो ये कैपिटल अभी लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्टेड है। होता ये है यहाँ पर इस एरिया में अर्थक्वेक होता है और ये बिल्डिंग जमीन में चली जाती है, बिल्डिंग के नामो निशान मिट जाते हैं। अब वहाँ पर क्या बची, जमीन तो रहेगी, जमीन पे चलिएगी, जमीन में जमीन तो रहेगी। अब डायरेक्टर 4 दिन बाद वहाँ पर आते हैं कंपनी में, तो देखते हैं वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो अब वहाँ पर क्या बचा और क्या नहीं बचा। अब बताओ,
ये कैपिटल है या नष्ट हो चुकी? ये कैपिटल है या नष्ट हो चुकी? इसका जवाब आप अपने कॉमन सेंस भी दे सकते हैं। मेरे जवाब क्वेश्चन से एज इट इज जवाब देना जरूरी नहीं है। ये कैपिटल है या नष्ट हो चुकी? वेदिका जैन ने सही जवाब दिया। क्या 10 लाख की है और 40 लाख की नष्ट हो चुकी है। कैपिटल ऑफ रुपीज 40 लाख हैज ऑलरेडी बीन लॉस्ट। अब यहां पर आपकी बैलेंस शीट जो आपके सामने है, अब अर्थक्वेक के पहले ये बैलेंस शीट सही थी, आफ्टर अर्थक्वेक ये बैलेंस शीट सही है गलत है? इसमें क्या गलत दिख रहा है आपको? क्या गलत दिख रहा है इस बैलेंस शीट में आपको आफ्टर अर्थक्वेक? कौन बताना चाहता है? बोलिए बेटा। जो बिल्डिंग 50 लाख में दिखा रहे हैं एक्चुअल में वो 50 लाख की बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट सही वैल्यू शो ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट। जो बिल्डिंग है ही नहीं अस्तित्व में, आप लैंड इन बिल्डिंग दिखा रहे हो, बिल्डिंग तो है ही नहीं, ये बैलेंस में गलती है। एनी कमेंट? तो आप जो जवाब दिए बिल्कुल सही है लेकिन पार्शियली करेक्ट है। अभी आपने बैलेंस शीट की दूसरी तरफ निगाह नहीं मारी। ये जो 50 लाख की कैपिटल है ये भी कैपिटल है या इसमें से 40 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है? जब पूंजी नष्ट ही हो चुकी है तो उस पूंजी को दिखा के क्या कर रहे हो आप? आप कैपिटल 50 लाख दिखा रहे हो, क्या कैपिटल 50 लाख बची है? आप सिर्फ असेट साइड देख रहे हो पर आप लाइबिलिटी साइड नहीं देख रहे हो। लाइबिलिटी साइड में जो 50 लाख की कैपिटल है क्या वो सही है? वो भी तो गलत है। वो भी तो 40 लाख में से नष्ट हो चुकी है, वो भी तो बची कैपिटल कितनी है? 10 लाख की कैपिटल ही बची है। तो आपको बैलेंस शीट में ये चेंजेस करने पड़ेंगे। इस बैलेंस शीट को सही बनाने के लिए 40 लाख से बिल्डिंग राइट ऑफ करनी पड़ेगी और वो लॉस सेट ऑफ कहां से करना पड़ेगा? शेयर कैपिटल से। तो ये होगा रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जो ऑर्डिनरी कोर्स में अलाउड नहीं है, उसके लिए ट्रिब्यूनल जाकर परमिशन लेनी होगी। तो उसके लिए ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया। तो रिकंस्ट्रक्शन की सबसे ज़्यादा जरूरत इसी वजह से होती है, लॉसेस को एलिमिनेट करने के लिए। रेयर क्वेश्चन मिलेगा, मुझे तो शायद नहीं मिला, जिसमें लॉसेस ना हो और कंपनी अंडर रिकंस्ट्रक्शन हो। कंपनी इस हालत में पहुंचती ही लॉसेस की वजह से। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा रिकंस्ट्रक्शन का, कंपनी में लॉस आपको जरूर दिखाई देगा। नहीं है तो लॉस ढूंढना कि लॉस है पर क्वेश्चन ने हाइड कर लिया, कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, देखना पड़ेगा। लॉस है तभी तो कंपनी इस हालत में पहुंची है कि उसकी कैपिटल रिडक्शन की नौबत आ गई है। तो लॉसेस शुड बी एलिमिनेटेड बाय दिस स्कीम। तो इसमें लॉसेस को एलिमिनेट करना और शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना, एडजस्ट करना, ये भी सब इसी में होता है। ये भी सब किस में होगा? अंडर ए स्कीम कॉल्ड रिकंस्ट्रक्शन टू एलिमिनेट एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी इसी में होगा। और कंपनी के कैपिटल के ढांचे को भी परिवर्तित करना पड़ेगा, कंपनी के कैपिटल के स्ट्रक्चर को भी, कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसे भी रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। ये कैपिटल 50 लाख गलत है, इसे 10 लाख पे लाना होगा। ये कैपिटल भी रीऑर्गेनाइज करनी होगी। तो वो सब हमको करना है इसी स्कीम में, और वो स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन। अब ये तो हमने समझा मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ये लॉसेस हटाना, शेयर कैपिटल को एडजस्ट करना। तो आप इसका इन शॉर्ट लिख लीजिए, ज़्यादा काम का तो नहीं है पर लिखने को लिख लीजिए। रिकंस्ट्रक्शन मीन्स मैं कोई टेक्निकल लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, जस्ट सिंपल लैंग्वेज में रीऑर्गेनाइजिंग और रीस्ट्रक्चरिंग द कैपिटल assets and liabilities of company. Reorganizing or restructuring the capital, assets and liability of company. Reorganizing or restructuring the capital, assets and liability of company. ये इन शॉर्ट हो गया।
कंपनी की कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना, कंपनी के असेट को रीऑर्गेनाइज करना, कंपनी की लाइबिलिटीज को रीऑर्गेनाइज करना या रीस्ट्रक्चर करना, यही है कैपिटल को रीऑर्गेनाइज करना, मतलब उसको कम करना। और भी चीज़ें हैं इसमें, और भी चेंजेस बताऊंगा कंपनी में क्या क्या होता है कैपिटल के अंदर। असेट को रीऑर्गेनाइज करना यानी रीस्ट्रक्चर करना, लाइबिलिटी को रीऑर्गेनाइज या रीस्ट्रक्चर करना, ये सब होता है। इस सबको क्या कहा जाता है? रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। अब ये जो रिकॉन्स्ट्रक्शन है, आई थिंक इसकी आपको समझ में तो आ गई कि कंपनी को जरूरत है रिकॉन्स्ट्रक्शन की। यदि मैं आपको बताऊं कंपनी की बैलेंस शीट, जिसको आप अभी नोट मत करो, जस्ट समझो ये कंपनी की बैलेंस शीट है। यहां कंपनी की लैंड एंड बिल्डिंग है जो सिर्फ 70 लाख पे है, जिसकी एक्चुअल वैल्यू 20 करोड़ है। कंपनी की प्लांट एंड मशीनरी मान लो 200 लाख की है, पर इसकी वर्थ तो सिर्फ 40 लाख ही रह गई है। कंपनी में इन्वेस्टमेंट है 25 लाख के। ये 25 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने पैसा कहीं लगा रखा है, वो कंपनी बर्बाद हो चुकी है, बंद हो चुकी है, तो ये इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ करना है, खत्म हो चुकी कंपनी जहां पैसा लगा हुआ है। कंपनी में बैंक बैलेंस है, कंपनी में बैंक और कैश भी है। डेटर हैं 85 लाख के, लेकिन इतनी बुरी हालत है डेटर्स की, जिनको उधार माल बेचा, मोस्ट ऑफ द पार्टी डूबत हालत में है। इसमें से हमें 35 लाख से ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। 50 लाख के डेटर बेवजह हम असेट में दिखा रखे हैं, मतलब स्टॉक है ऑब्सोलीट हो चुका है, पुराना हो चुका है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी हो चुका है, इस पर बैन लग चुका है। वो हमारे पास 110 लाख का है, इसकी वैल्यू 30 लाख से ऊपर नहीं है। सारा स्टॉक बेकार, टूटा फूटा, आउट ऑफ फैशन, आउट ऑफ टेक्नोलॉजी या बैन लग चुका है, ऐसा कोई भी स्टॉक है तो फिर ये हमें स्टॉक 110 लाख का है, पर इसकी वैल्यू एक्चुअल तो सिर्फ 30 लाख की बची है। और यहाँ कंपनी में पीएनएल का डेबिट बैलेंस मान लीजिए पड़ा है 100 लाख का लॉस पड़ा है। इधर कंपनी में 8% डिवेंचर हैं, कंपनी में क्रेडिटर हैं, कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल है, कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, बस ये सब चीज़ें हैं। ये तो है ना, पूरी की पूरी बैलेंस शीट ही बर्बाद है। लैंड बिल्डिंग 70 लाख पे है, वैल्यू 20 करोड़। प्लांट मशीनरी 200 लाख पे दिख रही है 40 लाख। इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ करना है, बैंक बैलेंस भर मैंने लिखा नहीं, वो 8 लाख का है, वही बस सही है। डेटर बुरी हालत में है, स्टॉक बुरी हालत में है, लॉस तो लॉस है जिसको हमें हटाना है। इधर जो क्रेडिटर हैं, मान लो क्रेडिटर हैं कंपनी के 340 लाख के, कंपनी इनको दे नहीं पाएगी। हालत क्या इनसे दे पाएगी? क्या कंपनी इस अमाउंट से क्रेडिट दे पाएगी? देख लो आप, 340 लाख के क्रेडिट देना कंपनी के लिए असंभव है। तो कंपनी ने इनसे कॉम्प्रोमाइज किया कि भाई एक तो तुम 40 लाख तो वेव कर दो, और 300 लाख यानी 3 करोड़ भी हम आपको देंगे आफ्टर 4 ईयर, तब तक तुम्हें 5% ब्याज देंगे। तो 40 लाख का तो इनसे कुर्बानी लेनी है, वेवर करवाना है, और बचे हुए 300 लाख यानी 3 करोड़ उन्हें 4 साल बाद देना है। इस शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है, इनसे अमाउंट भी सेक्रीफाइस करवाना है, और शॉर्ट टर्म को लाइबिलिटी में कन्वर्ट करना है, शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना है। डिवेंचर वालों को कह दिया कि तुम्हें 6% से ज़्यादा ब्याज, इसको भी चेंज करना है। और ये शेयर केवल जो दिख रही है वो दिखने को है, इसमें से एक बड़ा हिस्सा तो नष्ट हो चुका है। ये कैपिटल जो दिख रही है वो एक्चुअल में बची कि नष्ट हो चुकी है? जैसे ये लॉस है, ये लॉस कौन बियर करेगा? शेयर होल्डर। तो अल्टीमेटली यदि 100 लाख का लॉस है, मतलब ये कैपिटल इतने से नष्ट हो चुकी है, बस उसको रिकॉर्ड करना बाकी है। आज ये शेयर कैपिटल नहीं बल्कि शेयर कैपिटल होती तो ये लॉस हम कैपिटल से एडजस्ट कर चुके होते। तो ये लॉस मतलब ये लॉस मीन्स लॉस कैपिटल ही है, ये वो पूंजी जो नष्ट हो चुकी है। हमें इसको शेयर कैपिटल से एडजस्ट भी करना है। लॉस एलिमिनेट करने के लिए ये शेयर कैपिटल कम करनी पड़ेगी, कैपिटल रिडक्शन करना पड़ेगा। प्रेफरेंस वालों का डिविडेंड, जो मान लो वो 9% वाले थे, उनको कह दिया कि भाई कंपनी की हालत बुरी है, हम तुम्हें 9% डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, अब डिविडेंड दे पाएंगे तुम्हें सिर्फ 5%। वो भी तुम्हारा अमाउंट जो भी मान लो 75 लाख था, उसको घटाकर 50 लाख करो, 50 लाख ही देंगे, और वो भी 5% डिविडेंड देंगे, और ये 50 लाख भी तुम्हें देंगे 5 साल बाद वगैरह। अब ये पूरी बैलेंस शीट में चेंजेस ही चेंजेस हैं।
इसमें चेंज करो, इसमें चेंज करो, इसको 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 भी चेंज करो, इसको भी चेंज करो। ये बैलेंस शीट जो होगी बिफोर रिकॉन्स्ट्रक्शन, आफ्टर उसकी दशा कुछ और ही होगी। मार्केट में ये बैलेंस शीट जाएगी तो क्या सही पिक्चर जा रही है? इसको सारी बैलेंस शीट को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। इसके लिए जाना पड़ेगा, एक स्कीम कंपनी बनाएगी। अच्छा, एक चीज है ये पूरा थ्योरी है बेटा, उसके बगैर ये चैप्टर नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है आपको अभी तक? अब यदि ऐसी हालत में ये एक स्कीम बनाकर, अच्छा यहां पर एक चीज है, यदि इतनी बुरी हालत कंपनी की है और डायरेक्टर को लगता है कि यार अब ये कंपनी चलाना संभव नहीं है, तो बेहतर इसको वाइंड अप कर दिया जाए। तो बेहतर है ऐसी कंपनी को वाइंड अप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। जो घाटा हो चुका वो हो चुका, जो बचा कुचा है वो तो दो लोगों को, जो मिल रहा है वही चुका दो क्रेडिट को, कल को ये भी बर्बाद ना हो जाए। आज असेट से कुछ तो मिलेगा, जो मिलेगा वो लो और क्रेडिट को चुका दो और कंपनी बंद करो। अगले साल कंपनी और चलेगी तो घाटा और बढ़ेगा, तो क्रेडिटर का पेमेंट और डे बाय डे कम होते आएगा। तो बेहतर है कंपनी को बंद करके क्रेडिटर की लायबिलिटी चुका दी जाए, असेट बेच करके वाइंड अप कर दी जाए। तो डायरेक्टर को लगता है कि बंद कर दो तो फिर बंद हो जाएगी, लेकिन डायरेक्टर को लगता है कि भाई जो हो गया सो हो गया, भविष्य बहुत अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये डायरेक्टर को भरोसा है। कुछ उनका प्रोडक्ट नया चल गया है अभी अभी, या कोई नया प्रोडक्ट लाने वाले हैं, इनको एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, एक कोई जॉइंट वेंचर में ये लोग आ गए हैं, नया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, जिससे कंपनी की दशा सुधर जाने वाली है। फ्यूचर अच्छा है, लेकिन इतिहास खराब था, पास्ट खराब था, और ये जो पास्ट है ये इसका फ्यूचर अच्छा नहीं होने देगा। तो इस पास्ट को अच्छा करके एक नई बैलेंस शीट बनाई जाए, ताकि कंपनी में जो फ्यूचर में अच्छा कुछ होने वाला है वो सब पॉसिबल हो। तो इस बैलेंस शीट को क्या करना पड़ेगा? एक स्कीम, एक डायरेक्ट स्कीम बनाएंगे। अब ऐसा नहीं, क्योंकि देखो सारे एक बने हैं पब्लिक वेलफेयर में, पब्लिक इंटरेस्ट में। गवर्नमेंट यानी लेजिस्लेटर ये चाहते हैं कि भाई यदि तुमको लगता है ये कंपनी बंद करना बेहतर है तो कंपनी बंद करो, क्यों शेयरों को और घाटा पहुंचाते हो? लेकिन डायरेक्टर प्रूव कर दे कि आप ऐसा मत सोचो कि कंपनी मुश्किल में रहेगी, आप हमें मौका दो, हमें 4-5 साल और दो, या हम अगले 2-3 साल में ही कंपनी को मतलब वापस पुरानी कंडीशन में ले आएंगे, ये सारे लॉसेस रिकवर कर लेंगे और कंपनी को प्रॉफिटेबल स्टेज में पहुंचा देंगे। ये हमारा प्लान देखो। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी डायरेक्टर को कि देखो हमारा फ्यूचर में ये सेल होगा, इतने एक्सपेंस होंगे, इतना प्रॉफिट होगा, ये पूरा एक प्रोजेक्शन भी देना पड़ता है। तो डायरेक्टर एक स्कीम बनाएंगे, उसमें बताएंगे कि हम बिल्डिंग को 70 लाख से 220 करोड़ पे लाना चाहते हैं, प्लान मशीनरी को राइट अप करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट राइट अप करना चाहते हैं, डेटा राइट अप करना चाहते हैं, स्टॉक राइट अप करना चाहते हैं, लॉस एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्रेडिटर में सेक्रीफाइस करवाना चाहते हैं, उनको शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, डिवेंचर की रेट को 8 से घटाकर 6 लाना चाहते हैं, प्रेफरेंस शेयर केबल को भी 25 से रिड्यूस करके उनकी डिविडेंड रेट 5 करना चाहते हैं, और इक्विटी केबल को भी रिड्यूस करना चाहते हैं। ये स्कीम बनाकर और एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगाकर कि फ्यूचर में क्या सेल होगी, क्या प्रॉफिट होगा, एक प्रोजेक्शन भी देना पड़ता है। वो जाता है ट्रिब्यूनल के पास, और फिर ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि ये सब देखते हुए इस कंपनी को ये सारे चेंजेस की परमिशन दी जाए या नहीं दी जाए। ये ट्रिब्यूनल को लगा कि यार नहीं, दम नहीं दिख रहा है स्कीम में, तो वो कंपनी के वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर देगा कि नहीं, कंपनी को तुम क्या करो, बंद करो। लेकिन ट्रिब्यूनल को लगा कि नहीं, ये कंपनी सर्वाइव कर सकती है, तो वो ट्रिब्यूनल ने इस स्कीम को अप्रूव कर दिया। स्कीम को अप्रूवल मिल गई कोर्ट से, लीगल अथॉरिटी से, ट्रिब्यूनल से। तो यदि इस स्कीम को अप्रूवल मिल गई है, बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिल गई है अप्रूवल, तो फिर आपको इस स्कीम की अकाउंटिंग करनी होगी। क्या करना होगा? बिल्डिंग की वैल्यू को 70 लाख से 2 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए ले आओ, प्लांट की वैल्यू राइट ऑफ कर दो, इन्वेस्टमेंट राइट ऑफ कर दो, स्टॉक राइट ऑफ कर दो, डेटा राइट ऑफ कर दो, लॉस हटा दो, शेयर कैपिटल कम कर दो, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चेंजेस आप कर पाएंगे अब जब कोर्ट से मिल गई है अप्रूवल। तो अब यदि कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने, यदि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने इस स्कीम को अप्रूव कर दिया कि आप ये कंपनी में चेंजेस कर लो, तो ये कहा जाएगा इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। इंटरनल, क्योंकि कंपनी वही है, बदल गई, वही की वही कंपनी में चेंजेस परमिट कर दिए गए, तो ये हो गया इंटरनल। लेकिन ट्रिब्यूनल ने कह दिया नहीं भाई नहीं, हम तो ये परमिट नहीं करते, जाओ, नहीं करते परमिट, जाओ।
भगा दिया ट्रिब्यूनल ने कि ये स्कीम हमें जम नहीं रही, तुम तो कंपनी को बर्बाद कर दोगे, हमें नहीं लगता कि तुम्हें कंपनी चलाना चाहिए, बंद करो। तो ट्रिब्यूनल ने, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने स्कीम को रिजेक्ट कर दिया। बेचारा डायरेक्टर मुंह लटका कर वापस आ गए ऑफिस में कि अब क्या करें। डायरेक्टर बोलते कि नहीं भाई, कोर्ट नहीं मान रहा, ट्रिब्यूनल नहीं मान रहा, लॉ नहीं मान रहा, हमारी बात पर उनको भरोसा नहीं, पर हमें कॉन्फिडेंस है, हमें भरोसा है अपनी बात पर कि यदि हम ये कंपनी चलाएंगे, बंद ना करेंगे बल्कि चलाएंगे, तो सारे लॉस रिकवर कर लेंगे और कंपनी को वापस अच्छी कंडीशन में ले आएंगे। ऐसा उन्होंने मीटिंग करी शेयर होल्डर के साथ। कोर्ट से, लीगल अथॉरिटी से परमिशन नहीं मिल रही, लेकिन मीटिंग करी। अब प्रॉब्लम यह है, इस बैलेंस शीट के साथ कंपनी चलाना संभव नहीं है, और वो कंपनी चलाना चाहते हैं लेकिन इस बैलेंस शीट के साथ चलाना संभव नहीं। और इस बैलेंस शीट में चेंजेस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिट, इन चीजों चेंजेस के लिए परमिशन चाहिए, वो परमिशन नहीं मिल रही, पर डायरेक्टर चाहते हैं कि कंपनी चलाएं और शेयरहोल्डर्स भी अग्री हैं कि हाँ भाई कंपनी चलाओ, हम आपके साथ हैं, पर कोर्ट परमिट, मैं कोर्ट बोलता हूँ बार बार, कोर्ट नहीं, वो एक्चुअल कोर्ट की जगह अब क्या हो गया है, ट्रिब्यूनल वगैरह हो गई। मैं लॉ में ज़्यादा जाता नहीं हूँ, अकाउंट ही मेरे पास इतना जब्बर है। तो अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी परमिट नहीं कर रही तो क्या करें, एक ही रास्ता है, कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी। इस बैलेंस शीट के साथ कंपनी आगे एक कदम भी नहीं चल सकती, तो कंपनी तो बंद करनी पड़ेगी। तो एक और तरीका है, उनके सीए ने सजेस्ट किया कि मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, क्या करो, ये कंपनी बंद कर दो, एक नई कंपनी बना लो। सीए ने सजेस्ट किया, आप जिस डिग्री की तरफ जाने वाले हैं, जो डिग्री आपको मिलने वाली है, उसका यही तो काम है, कंसल्टेशन। सीए ने सजेस्ट किया क्या, कि एक गली है, एक रास्ता है, एक तरीका है, वो भी लीगल वे है, आप इस कंपनी को बंद कर दो और इसकी बुक्स को खत्म कर दो और एक नई कंपनी बना लो, नाम मिलता जुलता रख लो। ये एबीसी थी तो उसका नाम एबीसी 2012 रख लो, एबीसी 2022 रख लो, ऐसा कुछ भी नाम रख लो और नई कंपनी बना लो। और वो नई कंपनी क्या करे, नई कंपनी बन जाए पहले। और नई कंपनी ने क्या करा, पहले बन गई नई कंपनी, फिर इसका वाइंडिंग का भी बचा है, नई कंपनी पहले बन गई। अब नई कंपनी ने क्या किया, इसका बिजनेस खरीद लिया इस ओल्ड कंपनी से। ये जो बीमार कंपनी है जिसको हमें बंद करना पड़ रहा है, बंद करने के पहले एक नई कंपनी खड़ी कर दो, एक हेल्दी कंपनी, न्यू कंपनी जो कि हेल्दी है। अब वो नई कंपनी क्या करेगी, इस बीमार कंपनी का बिजनेस खरीद लेगी, इसकी असेट लायबिलिटी खरीद लेगी। तो अब ये असेट कहां जाएगी, नई कंपनी में। अब नई कंपनी में एसेट ये कितने में खरीदेगी, ये पुरानी कंपनी अपनी 70 लाख की लैंड बिल्डिंग को उस नई कंपनी को कितने में देगी, 20 करोड़ देगी। तो नई कंपनी उसको कितने में रिकॉर्ड करेगी, 20 करोड़ पे रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि दोनों की लीगल एंटिटी अलग अलग है, दोनों के शेयर होल्डर वही रहने वाले हैं, दोनों के डायरेक्टर वही रहने वाले हैं, लेकिन दोनों की लीगल एंटिटी सेपरेट है। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको समझाया था। तो इस नई कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो नई कंपनी क्या करेगी, पुरानी कंपनी को खरीद लेगी, ये प्लांट मशीनरी को 50 लाख 40 लाख पे ले लेगी, इन्वेस्टमेंट वो लेगी नहीं, उसके लिए पे भी नहीं करेगी, बैंक बैलेंस ले लेगी, डेटर वो 35 लाख पे ही लेगी, स्टॉक को 30 लाख पे लेगी, और लॉस तो कोई लेता ही नहीं है, कोई लॉस खरीदते हैं क्या, लॉस तो वो पुरानी कंपनी बीमार कंपनी में छोड़ के आ जाएंगे। तो नई कंपनी में ये लॉस नहीं आएगा, ये क्रेडिटर 300 लाख पे ले लेगी और वो भी लोन के रूप में ले लेगी, लॉन्ग टर्म लोन के रूप में, और नए डिवेंचर इशू कर देगी 6% वाले पुराने डिवेंचर होल्डर को, और नए इक्विटी शेयर इशू कर देगी और नए प्रेफरेंस शेयर इशू कर देगी। कौन सी कंपनी, नई कंपनी, ये सारी एसेट को नई वैल्यू पे ले लेगी या पुरानी वैल्यू पे लेनी पड़ेगी, लॉसेस वहां हट जाएंगे, सारी एसेट लायबिलिटी किस वैल्यू पे आ जाएगी, जिस वैल्यू पे लाना वो चाहते थे, और शेयर कैपिटल भी वही होगी जो वो चाहते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक जुगाड़ लगाई, और वो लीगल है, इलीगल नहीं है, वो एक तरकीब, एक तरीका है। तो इन्होंने इस कंपनी को रहने दिया, एक नई कंपनी बना ली, उस नई कंपनी ने इस पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर लिया। अब ये नई कंपनी सारी एसेट लायबिलिटी किस में आ गई, नई कंपनी में किस वैल्यू पर, रिवाइज वैल्यू पर, और पुरानी कंपनी में अब कुछ नहीं बचा, सारी एसेट लायबिलिटी कहाँ चली गई, और फिर नई कंपनी बन गई। अब पुरानी कंपनी को वाइंड अप कर दो, बंद कर दो, खत्म कर दो, ये खत्म। अब हेल्दी कंपनी, न्यू कंपनी है, उसमें लॉस नहीं है, असेट लायबिलिटी नई वैल्यू पर है। तो ये यहाँ पर जो चेंजेस जो चाहते थे डायरेक्टर, वो चेंजेस उसी सेम कंपनी में हुए या नई कंपनी बनाकर चेंजेस करने पड़े, नई कंपनी बनाकर चेंजेस करने पड़े। तो ये कहा जाता है एक्सटर्नल
रिकॉन्स्ट्रक्शन, ये कहा जाएगा एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन, बाहरी, क्योंकि नई कंपनी बनाकर ये चेंजेस हुए हैं। आया समझ में? तो एक हो गया इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, एक हो गया एक्सटर्नल। इंटरनल कब? यदि कोर्ट ने, ट्रिब्यूनल ने परमिशन दे दी होती कि भाई इस कंपनी को बंद मत करो, इसी में चेंजेस कर लो, हम अलाउ करते हैं, तो वो होगा इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन। और यदि नई कंपनी बनाकर चेंजेस करने पड़े तो वो कहा जाएगा एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ रहा होगा। तो अब हमारा ये दोनों चैप्टर में पढ़ने हैं, इंटरनल भी और लेकिन एक्सटर्नल। नई कंपनी बनाकर नई कंपनी क्या करेगी? पुरानी कंपनी को खरीद लेगी। ये चैप्टर हमारा यहां कवर नहीं हो रहा, बल्कि वो चैप्टर होगा अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन में। एब्जॉर्प्शन मतलब इस नई कंपनी ने पुरानी कंपनी को एब्जॉर्ब कर लिया, खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, परचेस कर लिया, टेक ओवर कर लिया। तो वो हमारा अगला चैप्टर है अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन। चैप्टर हमारा अलग आएगा, वो अलग चैप्टर है। तो वो उसमें हम पढ़ेंगे एक्सटर्नल वाला, कहां पढ़ेंगे? अमलगमेशन में। लेकिन अभी कौन सा पढ़ रहे हैं? इंटरनल। तो हमें इंटरनल, हमारा चैप्टर है इंटरनल रिकॉन्सिलिएशन, मतलब यदि कब चेंजेस इन द सेम कंपनी या न्यू कंपनी, चेंजेस इन द, उसमें आपको सिंपल क्या करना है, बस चैप्टर, मुझे ऐसा लगता है कि आसान है। ठीक है बेटा, हमारा चैप्टर हम इसको 35 सालों से देख रहे हैं और आप को अभी देखिए 35 मिनट भी नहीं हुए, जो भी हुआ, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल नया है। पर मुझे लगता है कि चैप्टर आसान हो सकता है, बशर्ते आप लैंग्वेज पर ध्यान दो, पॉइंट्स की, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है बस वैसा कर दो। तो हमें क्या करना है, कंपनी की एग्जिस्टिंग बुक्स ऑफ अकाउंट में चेंजेस करना है या नई बुक्स बनाकर चेंजेस करना है? इंटरनल में, एग्जिस्टिंग कंपनी में ही चेंजेस करना है। तो वो हमारा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आप बस लिख लो, मीनिंग आपको मुझे लिखवाऊंगा नहीं, इतना लंबा छोड़ा। टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लिख लो आप, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। चेंजेस विद इन सेम कंपनी। changes by winding up of company and forming पुरानी कंपनी को वाइंड अप करो और नई कंपनी बनाकर उसमें चेंजेस करो, वो होगा एक्सटर्नल। इट विल बी कवर्ड इन अमालगमेशन चैप्टर। अमालगमेशन चैप्टर ये हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे अमालगमेशन चैप्टर में। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हम यहां नहीं पढ़ेंगे, बल्कि पढ़ेंगे अमालगमेशन चैप्टर में, वो अलग ही चैप्टर है। और अभी हम पढ़ेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। लिख लिया? लिख लिया? ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। अब हमको पढ़ना क्या है? जनरल, हमको पढ़ना है जनरल एंट्रीज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। जनरल एंट्रीज ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हमको पढ़ना है। एंड बैलेंस शीट आफ्टर, इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, जनरल एंट्री भी सीखना है और बाद वाली बैलेंस शीट बनाना भी सीखना है।
मतलब हमें इस चैप्टर में दो चीज पढ़नी है, एंट्री पास करना और एंट्री के बाद की बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, अब यहां पर हम शुरू करते हैं। ठीक है, नंबर 1, आपको यहां पर एक अकाउंट खोलना पड़ता है जो आप पहली बार खोलेंगे, पहली और आखिरी बार ही होगा वो अकाउंट, इस चैप्टर में ही खुलता है बस। जैसे हम सारे प्रॉफिट लॉसेस इकट्ठे करते हैं P&L अकाउंट में, सैलरी कहाँ जाती है P&L में, बेडजेट्स कहाँ जाती है P&L अकाउंट में, इनकम कहाँ जाती है P&L अकाउंट में। तो सारे प्रॉफिट एंड गेन्स हम ले जाते हैं P&L अकाउंट में, और सारे लॉसेस एंड एक्सपेंसेस हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस भी जाते हैं P&L में, और इनकम एंड गेन्स भी जाती है P&L में। एक ही अकाउंट में ले जाते हैं सबको हम, ताकि एक जगह की इनकम इकट्ठी हो जाए कि हमने नेट कितना कमाया। ऐसा ही यहां पर आपको ड्यूरिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन कई सारे प्रॉफिट बुक्स में आएंगे, कई सारे लॉसेस बुक्स में आएंगे। जैसे बिल्डिंग को 70 लाख से आप 20 करोड़ रुपए लाओगे तो क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। लेकिन प्लांट मशीनरी को 2 करोड़ से 50 लाख पे लाओगे, 40 लाख पे लाओगे तो 2 करोड़ के प्लांट को 40 लाख पे लाओगे तो लॉस होगा, स्टॉक को राइट ऑफ करोगे तो लॉस होगा, डेटा राइट ऑफ करोगे तो लॉस होगा, लॉस P&L तो खुद ही लॉस है। तो आपको ये सारे प्रॉफिट लॉसेस जो होंगे ड्यूरिंग रिकॉन्स्ट्रक्शन उनको एक अकाउंट में लाना होगा, एक अकाउंट में लाना होगा, और वो लॉसेस बियर करने वाले होंगे इक्विटी, इसके लॉसेस को इक्विटी शेयरहोल्डर मतलब शेयरहोल्डर बियर करेंगे, कितना क्या कैसे बताऊंगा मैं आपको। हाँ, क्रेडिटर 340 लाख के थे, वो 300 लाख पे सेटल हो गए, 40 लाख का उन्होंने वेवर कर दिया, क्रेडिटर ने 40 लाख वेव कर दिया, तो ये क्या हो गया, कंपनी के लिए प्रॉफिट है या लॉस, प्रॉफिट है। तो ये सारे प्रॉफिट लॉसेस को एक अकाउंट में इकट्ठा करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो यहां पर उस अकाउंट का नाम है जहां सारे प्रॉफिट लॉसेस इकट्ठे किए जाते हैं, उस अकाउंट का नाम है, उस अकाउंट का नाम एक नहीं दो हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि कौन सा बताऊं कौन सा ना बताऊं, आप पर लोड आ जाएगा। एक तो नाम है जो मुझे पसंद है और ज्यादातर वही यूज होता है, मैक्सिमम केस में वही यूज होता है, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। चैप्टर का नाम ही यो है, वही अकाउंट खुलता है। क्या नाम है, रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। जो चैप्टर का नाम है वही अकाउंट खुल जाता है, सारे प्रॉफिट लॉसेस यहीं इकट्ठे कर लो। एक नाम तो ये है रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट, और दूसरा नाम है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। दूसरा नाम है कैपिटल, क्योंकि यहां पर कैपिटल रिड्यूस आप करने वाले हो, हर क्वेश्चन में कैपिटल रिड्यूस जरूर होगी, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। पर मुझे नाम थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, पर यदि क्वेश्चन कह दे कि ओपन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो फिर आपको वही अकाउंट यूज करना पड़ेगा, फिर आप ये नाम यूज मत करना। तो यहां पर हमको सबसे पहले वी हैव टू ओपन reconstruction account, capital transfer all profits and losses to डेट अकाउंट। आप सारे प्रॉफिट लॉसेस इसी अकाउंट में ट्रांसफर करो। सारे प्रॉफिट लॉसेस इसी अकाउंट में इकट्ठे करो। ट्रांसफर ऑल प्रॉफिट एंड लॉसेस टू डेट अकाउंट। आपको सारे प्रॉफिट लॉसेस इसी अकाउंट में ट्रांसफर करना है। हाँ, कुछ एंट्री तो बहुत ही आसान होगी। अब एक एंट्री तो मैं पूछूं तो क्लास का कोई भी स्टूडेंट बता सकता है, कोई भी। नंबर 1, हमें लैंड को, अभी 2 मिनट उस अमाउंट पे मत जाओ क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट हमसे मैनेज नहीं होगा। मान लो हमें 70 लाख की लैंड को 90 लाख पे लाना है, 70 लाख की लैंड बिल्डिंग को
90 लाख पर लाना है, 90 पर रिवैल्यू करना है, हमें ट्रिब्यूनल से परमिशन मिल गई है, तो क्या करना पड़ेगा? एंट्री क्या होगी? इतनी सिंपल, इतनी घटिया एंट्री होगी जो क्लास का हर कोई बता सकता है। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, कितने से? 20 लाख रुपए से आप 20 लाख का प्रॉफिट बुक कर लो, लैंड बिल्डिंग को 20 लाख से डेबिट कर लो और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ये प्रॉफिट क्रेडिट कर दो। तो आप सारे प्रॉफिट लॉसेस इसी अकाउंट में इकट्ठे कर लो, प्रॉफिट भी इसी अकाउंट में इकट्ठे कर लो और लॉसेस इसी अकाउंट में राइट ऑफ कर दो। तो सिंपल सी एंट्री है। तो लगभग हर एंट्री में जहां भी प्रॉफिट लॉस होगा वहां पर यदि प्रॉफिट है तो रिकंस्ट्रक्शन को क्रेडिट करो और लॉस है तो उसको डेबिट करो। अब जैसे प्लांट है, प्लांट की वैल्यू आपकी बुक्स में 50 लाख है, उसको 35 लाख पे लाना है, 15 लाख से प्लांट की वैल्यू को रिड्यूस करना है, तो क्या एंट्री होगी? रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू प्लांट इन मशीनरी। तो आपको जहां भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट को क्रेडिट करो रिकंस्ट्रक्शन में और लॉसेस है तो डेबिट करो रिकंस्ट्रक्शन में। हर अकाउंट में ये यूज में आएगा। आपके क्रेडिटर 80 लाख रुपीस के हैं, 80 लाख रुपीस के क्रेडिटर हैं, वो 50 लाख रुपीस पर अग्री हो गए हैं, 50 लाख पर अग्री हो गए हैं कि भाई हमें 50 लाख दे दो, अभी 50 लाख अभी दे रहे हो तुरंत, तो हम 30 लाख छोड़ने को तैयार है बशर्ते 50 लाख का पेमेंट अभी कर दो। और यदि कंपनी किसी भी तरह से फंड अरेंज करके 50 लाख पे कर देती है तो 80 लाख की लाइबिलिटी 50 लाख में निपट जाएगी। तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिट डेबिट 80 लाख टू बैंक 50 लाख टू रिकंस्ट्रक्शन 30 लाख। इतनी आसान एंट्री होगी, कई सारी तो टेक्निकल एंट्री भी आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यदि आप लैंग्वेज पर ध्यान दें, ध्यान से पढ़ें तो ये चैप्टर टफ नहीं। दिक्कत आपको कहाँ आएगी? 50% प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी? आपने पॉइंट को ठीक से नहीं पढ़ा, सीरियसली नहीं पढ़ा, पढ़ा तो उसको इंटरप्रेट ठीक से नहीं किया, जो लिखा था बस वही ठीक से पढ़ना आना चाहिए, बस आधा क्वेश्चन तो वही हो जाता है। जल्दबाजी करते हैं स्टूडेंट, इसके अंदर पढ़ने में जल्दबाजी करते हैं, उतना दिमाग नहीं लगाते कि यार इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अच्छे से सोच कर समझें, ध्यान दें, इस पर टाइम दें, इस पॉइंट पर। वो दे दिया तो चैप्टर बहुत आसान है। और फिर अब आपको नई बैलेंस शीट बनानी है तो आप क्या करो? आपकी जो बिल्डिंग 70 की थी वो नई बैलेंस शीट में कितने पे आ जाएगी? 90 पर। आपका प्लांट कम वैल्यू पे आ जाएगा। आपके क्रेडिटर 80 लाख से घटकर 0 पे आ जाएंगे क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। आपकी नई बैलेंस शीट में सारे चेंजेस दिखा दो। तो आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, बैलेंस शीट आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन भी बनानी पड़ेगी आपको। और बैलेंस शीट बनाना आसान काम नहीं होता, उसके लिए आपका दिमाग पूरा ठिकाने पे होना जरूरी है, क्योंकि एक एक चेंजेस आपके माइंड में होना चाहिए कि इस आइटम में भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है, इसमें भी चेंज है। तो आपका माइंड अलर्ट होना जरूरी है, क्योंकि सारे चेंजेस आपके दिमाग में होना चाहिए कि कहाँ कहाँ हमने चेंजेस किए हैं, जिनको हमें इनकॉर्पोरेट करके बैलेंस शीट में रखना है। तो ये क्वेश्चन चैप्टर टफ नहीं, बस लैंग्वेज पर ध्यान देना है। और बैलेंस शीट बनाते वक्त आपका एक एक पॉइंट पर आपकी ग्रिप होना जरूरी है कि क्वेश्चन पढ़ते वक्त ही ध्यान रहना चाहिए कि इस पॉइंट का एडजस्टमेंट ये होगा, एंट्री होगी और उसका बैलेंस शीट में इम्पैक्ट क्या आएगा, वहां तक आपको सोचना होगा। तो अब हम इस पर क्या करते हैं, आज ज़्यादा कुछ न समझते, बस एंट्रीज लिख लेते हैं कुछ इजी वाली। बेहतर है कि हम कल से पढ़ेंगे इस पर कुछ टेक्निकल पॉइंट, आज से कुछ इजी एंट्री। नंबर 1, फॉर इंक्रीज इन value of any fixed asset, for increase in value of any fixed asset, किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू यदि बढ़ानी है, इंक्रीज करनी है, for increase in value of fixed asset, एंट्री होगी फिक्स्ड एसेट डेबिट टू सारे प्रॉफिट यहीं क्रेडिट कर दो। अब मैं जैसे इंक्रीज की लिखाई तो ऐसे डिक्रीज की भी लिखाऊं, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। उसकी जरूरत क्या है? पता है कि जब इंक्रीज की वैल्यू एंट्री होगी तो डिक्रीज की क्या होगी?
वेवर बाय क्रेडिटर और लोन, क्रेडिटर या लोन में वेवर हुआ तो रिडक्शन क्या होगा, रिडक्शन हुआ, उन्होंने सेक्रीफाइस किया तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर टू क्रेडिटर या लोन डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। डेटर्स टू बी रिटर्न ऑफ, डेटर टू बी रिटर्न ऑफ, रिकंस्ट्रक्शन टू डेटर टू बी रिटर्न ऑफ, तो रिकंस्ट्रक्शन डेटर, डेटर टू बी रिटर्न ऑफ वर्ड है तो राइट ऑफ करो, और डेटर टू बी प्रोवाइडेड है, लैंग्वेज पर ध्यान देना कितना जरूरी समझ लो, डेटर टू बी राइट ऑफ नहीं बोला है, डेटर टू बी प्रोवाइडेड। आप यदि एग्जाम में बस डेटर देखा और वापस एंट्री फटाफट पास कर दी तो गलत हो जाएगी, तो लैंग्वेज पर ध्यान देना होगा, डेटर टू बी रिटर्न ऑफ और डेटर टू बी प्रोवाइडेड। तो यहां पर राइट ऑफ को नहीं कहा, उसके लिए प्रोविजन बनाने को कहा गया है, डेटर टू बी प्रोवाइडेड, राइट ऑफ नहीं करना है, लेना कम नहीं करना है, लेना बराबर है, बस उसके लिए क्या बना दो, प्रोविजन बनाने को कह दिया है क्वेश्चन ने। तो क्या आप रिटर्न ऑफ और प्रोवाइडेड वर्ड में फर्क समझते हो? राइट ऑफ में तो डेटर इतना बर्बाद हो चुका है कि कुछ मिलेगा ही नहीं, उसको खत्म कर दो, लेना ही दिखाओ, लेना ही मत दिखाओ, खत्म कर दो, उसका नाम बुक से हटा दो, वो है राइट ऑफ। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, आपको कोई डेटर को राइट ऑफ नहीं करना है, किसी व्यक्ति का नाम लेने से हटाना नहीं है, लिस्ट ऑफ डेटर से हटाना, बल्कि उस पर दुबत हो सकती है, उसके लिए प्रोविजन बनाना है। तो क्या एंट्री होगी, रिकंस्ट्रक्शन टू, यस, रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। हाँ, प्रॉफिट पड़ा है रिकंस्ट्रक्शन में, वहीं से बनेगा, तो एंट्री होगी रिकंस्ट्रक्शन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ध्यान रखिएगा डेटर में क्या ध्यान रखना है, राइट ऑफ वर्ड है या प्रोवाइडेड वर्ड है। अब सोचो आप एग्जाम में आप उल्टा पुल्टा पढ़ के गलत आओ तो उसकी सजा तो आप ही को मिलेगी ना। पेपर चेकर क्या करे, पेपर बनाने वाला और पेपर चेक करने वाला क्या करे, जब आप इस पॉइंट को ध्यान न रखो, गलती कर दो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। फिफ्थ, अब fictitious assets like preliminary expenses, ये सब हैं फिक्टिशियस असेट, ये सब हैं फिक्टिशियस असेट्स। उनके एग्जाम्पल मैंने एक बार मतलब बताया था फिक्टिशियस असेट का, और ये बताया था कि वो आइटम जो असेट साइड में होते तो हैं पर वो वास्तविकता में असेट नहीं होते। आइटम शोन इन असेट साइड बट नॉट असेट एट ऑल। ये मीनिंग मैंने बताया कि नहीं बताया पहले कभी?
पता नहीं, मुझे भी याद नहीं है, मैं भी इतना तो याद नहीं रख पाता हूँ कि मैंने क्या बताया क्या बताया, पर आइटम्स शोन इन असेट साइड बट विच आर नॉट असेट एट ऑल, जो असेट साइड में दिखाए जाते हैं पर वो असेट होते नहीं। ये तो लॉसेस हैं, ये तो एक्सपेंसेस हैं जिन्हें राइट ऑफ करना बाकी है धीरे धीरे। ये हमारी कोई असेट नहीं जिससे हमें कुछ मिल जाए। जैसे आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस पढ़ा ही होगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस कंपनी के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कंपनी को बनाने के खर्चे को क्या बोलते हैं? प्रारंभिक व्यय। कंपनी के फॉर्मेशन पर जो खर्चा हुआ, कंपनी बन गई पर यह खर्चा कैपिटल नहीं है क्योंकि इससे कोई असेट नहीं बनी, पर ना रेवेन्यू है। कंपनी बनाने पे खर्चा किया वो ना कैपिटल है ना रेवेन्यू है। कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं है। रेवेन्यू क्यों नहीं है? क्योंकि कंपनी बनने का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा समय तक मिलेगा। तो ये खर्चा ना रेवेन्यू है ना कैपिटल है, बल्कि ये है डेफर्ड रेवेन्यू। पर आपको ये सब एग्जाम्पल कम समझ में आएंगे, आपको वही एग्जाम्पल समझ में आएगा जो आपने 11 में पढ़ा था। 11 में पढ़ा था वो एग्जाम्पल, एक्सपेंसेस, हेवी एक्सपेंसेस इनकर्ड इन लॉन्चिंग ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। ये तो पढ़ा होगा, शायद ये भी नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अच्छा है नहीं पढ़ा तो। जबकि 11 क्लास में बच्चे पढ़ के आते हैं, एक प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मान लीजिए कंपनी ने एक नई मोटर बाइक लॉन्च की। अब मोटर बाइक बिल्कुल नहीं है, कंपनी नहीं है, वो कैसे पब्लिसिटी करे, पब्लिक तक कैसे पहुंचाए? तो किसी फिल्म स्टार को उसके लिए अपॉइंट किया, बुक किया। मान लो उन्होंने दिशा पटानी को लिया। ये भगवान, कोई कौन नाम लो, कौन लो, आप जिसका नाम बोल दो वो ले लेता हूं। अभी आलिया तो मोटरसाइकिल पे बैठेगी नहीं, पता है आपको। और दीपिका तो बैठा, दीपिका खुद इतनी लंबी है कि वो क्या मोटर बाइक पे बैठेगी। तो एक ही बची दिशा पटानी। कैटरीना कहाँ बैठेगी बेटा, अभी तो वो घूम रही है उसके साथ में। अच्छा चलो टाइगर श्रॉफ ले लेते हैं बस। देखो गर्ल्स खुश हो गई, जैसे ही बोला टाइगर श्रॉफ गर्ल्स खुश हो गई। चलो दोनों को ले लेते हैं, चलो दोनों ले लेंगे। दिशा पटानी मोटर बाइक चलाएगी और टाइगर श्रॉफ पीछे खड़ा हो जाएगा उसके। अब 10 करोड़ लेगी दिशा पटानी और 15 करोड़ लेगा टाइगर श्रॉफ। 25 करोड़ में दोनों को कहा कि भाई तुम्हें हमारी लॉन्चिंग पे आना है, तो 25 करोड़ तुमको फीस देनी है और कम से कम 10 करोड़ अदर एक्सपेंस होंगे। या 25 करोड़ बोलेंगे और इवन 10 क्या 25 करोड़ और खर्चे होंगे। 50 करोड़ खर्च किए उस मोटर बाइक की लॉन्चिंग पर। बताओ ये कंपनी के लिए कौन सा एक्सपेंस है, कैपिटल या रेवेन्यू? ना कैपिटल क्योंकि इस एक्सपेंस से कोई असेट क्रिएट, और न रेवेन्यू क्योंकि इसका बेनिफिट 1 साल में खत्म नहीं होने वाला नहीं है। तो नाइदर इट इज रेवेन्यू नॉर इट इज कैपिटल एक्सपेंस। तो इट विल बी कॉल्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, जिसे अगले 4-5 सालों में राइट अप करना चाहिए। एक बार जो आपका ब्रांड बन गया उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, तो वो 50 करोड़ को आपको राइट अप करना है धीरे धीरे, उसको बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो वो एक्सपेंसेस यदि कंपनी की बैलेंस शीट में असेट साइड में आ रहा है तो आप उस एक्सपेंस को क्वेश्चन कहे या ना कहे राइट ऑफ कर दो। वो असेट साइड में जो आइटम आ रहा है वो असेट है क्या वो वास्तविकता में असेट है, पर वो असेट साइड में आ रहा है तो असेट साइड में चलने दें, हटा दें, मौका मिलते ही हटा दो, राइट ऑफ कर दो, उसको खत्म कर दो। तो क्या एंट्री होगी? इसका बैलेंस कौन सा चल रहा है? सबका डेबिट चल रहा है, तो उनको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एंट्री क्या होगी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू इसमें नोट कर लो, वी शुड राइट ऑफ अबोव whether question specify or not। बस सॉरी मेरा टाइम हो गया। क्वेश्चन कहे या ना कहे आपको इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए। आज इतना ही, क्योंकि टाइम मेरा 9:30 है ना कि 9:45? 9:30 है ना। अगली किसकी है?
अरे दो, सॉरी सॉरी, 2 मिनट लेट हो गया वो तो, फिर उनके लिए तो 2 मिनट भी बहुत बड़ी बात हो गई, हटाओ इसको। वी शुड राइट ऑफ अबो वेदर क्वेश्चन स्पेसिफाई और नॉट, क्वेश्चन में कहा गया हो या ना कहा गया हो, आपको इसको राइट ऑफ करना ही है। क्वेश्चन इंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए हो या ना दिए हो, इसको आपको राइट ऑफ कर ही देना चाहिए। थैंक यू। Recording stopped.